दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। मैं इसलिए कहता हूँ सारे बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए, ताकि एक भी बच्चा अगर ऐसा लगता है जो स्टूडेंट जैसा नहीं है, उसको फौरन बाहर निकाल दिया जाए। तो ये बिल्कुल मतलब ये कोई पता नहीं कोई रशियन हैकर है क्या है, कोई और कोई। राजीव से नाम थे। हाँ मतलब इनको कोई काम ही नहीं है बताइए। सर लिंक भी मत भेजिएगा सर आगे से अब। देखो ये अमी सत्संगी का फिर से शुरू हो गया, सर लिंक भेज दीजिएगा। अब अमी अब लिंक भेज के फिर वही लिंक इधर उधर शेयर हो जाता है। रहने दीजिए सर लिंक। सर वो फोन को जब हॉरिजॉन्टल करते हैं तब आधा कट जाता है screen। नहीं एक सेकंड, वीडियो ऑन करने से सही रहेगा या ना ऑन करने से, मुझे ये बताओ बस। मतलब अगर ऑन रहेगी तो एटलीस्ट ये तो रहेगा, सब लोगों को पता रहेगा कि भाई इस क्लास में ये बच्चे बैठे हुए हैं। जो बच्चे ये साला वही बैठेगा ना, जो बच्चे जैसा नहीं होगा उसको तो वैसे ही हम बाहर निकाल देंगे। सर फिर कल से ऑन का सिस्टम बता दो। कल ये 10-15 मिनट बाद मीटिंग लॉक कर दिया कीजिए। हाँ प्रिया सही कह रही हो, ये जो लिंक हम भेजते हैं ये कहीं ग्रुप में शेयर कर देते हैं, एक दो लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं है वो टाइम पास करने आ जाते हैं। यार सबसे अच्छा तरीका है, जब जिनको पढ़ना नहीं है तो आते ही क्यों, मुझे नहीं समझ में आता साला, ऐसी क्या मजबूरी है भाई। अब जब पढ़ना ही नहीं है तो आने की जरूरत नहीं, मस्त रहो, दूसरों को परेशान मत करो। तो ये तो खैर चलो जो भी है, अब बच्चे ही हैं यार, अब बच्चे तो शरारती करते हैं मतलब ठीक है, लेकिन अब ये कि कोई दूसरा आ जाए, अब जैसे ये पता नहीं क्या रशियन फशियन हैकर पैकर बताइए, हैकर्स को यही काम रह गया है कि साला जो है इतनी घटिया चीज जो है आके पढ़ें हैं देखें कि क्या चल रहा है। अरे कुछ अच्छी चीज हैक करो, साला यहाँ क्या मिलेगा हैक करके। ठीक तो ठीक है बहरहाल, तो ये हम जो बात कर रहे थे वो यही था कि यार सवाल जो है कुछ इस तरह का बन सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैकेनिज्म लंबी थी। अब कैसे क्या रहेगा मुझे नहीं पता, क्या पूछ सकता है, बट ये कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अगर ड्यूटीरियम लगा है तो तुम्हारा जो ड्यूटीरियम है वो तुम्हारे पास लगा रहेगा, लेकिन तुम्हारे पास अगर ड्यूटीरियम लगा है तो तुम्हारा ड्यूटीरियम जो है वो उछल के जो है वो हमारे पास आ जाएगा उस कार्बन के पास जो कि निकलने जा रहा था, जो ग्रुप वहां से निकलने वाला। ठीक, अच्छा चौथा नेक्स्ट जो पॉइंट था वो पॉइंट था कि ये जो रिएक्शन तुम्हारे सामने दिख रही है, ये रिएक्शन किस तरह की है, अब ये रिएक्शन किस तरह की है, तो ये इसके बारे में अगर बात करें, एक मिनट जरा सोचना जरा। तो ये देखने से ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये एसाइलेशन है? यस सर। देखने से तो एसाइलेशन ही लगता। अब भाई अब जैसे CH3 CL है, अब जैसे जितना भी तुमने पढ़ा है वो तो कि जो है Cl यहाँ से हटेगा और CO+ बनेगा और वो CO+ जाके रिंग पे जुड़ जाएगा, तो जो देखने से वो तो यही लग रहा है सर, इसका आंसर तो बड़ा सीधा है, इसमें क्या दिमाग लाना है, ये मस्त CO और यार एक C और आना चाहिए था, गलत लिख दिया, एक सेकंड रुको, गलत लिख दिया, ये इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। ये ऐसे है CH3 सर हाँ सर अभी दोबारा ज्वाइन किया है, क्या कराया है अभी आपने? बस अभी शुरू किया है मैंने। ठीक है सर। तो ये CH3 और ये COCl AlCl3, तो लग क्या रहा है, लग ये रहा है AlCl3 यहाँ से Cl को निकालेगा और यहाँ प्लस आ जाएगा और प्लस जाकर रिंग पे जुड़ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको किस कैटेगरी का बोला जाएगा, इसको हम फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन ही बोलेंगे, ये फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि एक्चुअली एसाइलेशन नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये जो CO+ बनता है ये रीअरेंज नहीं करता बिकॉज दिस ऑलरेडी स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक्चुअली ये प्रोसेस जो है वो डीकार्बोनिलेशन के नाम से जाना जाता है, यानी हो ये रहा है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप अलग हो जाता है, यानी ये जो भी आपने बनाया है CH3 CH3 और ये जो आपका CO+ बना था ये नहीं जुड़ता है, पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाती है और ये जो कार्बोकेटायन बनता है ये जाके रिंग से जुड़ता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोनिलेशन। इसे डीकार्बोनिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो जो रिएक्शन एसाइलेशन जैसी लग रही थी वो कुछ एल्काइल ग्रुप जोड़ती है अपने अंदर, ऐसा, एंड द प्रोसेस नोन एज डीकार्बोनिलेशन। और ये जो डीकार्बोनिलेशन वाला प्रोसेस है ये सिर्फ कब देखने को मिलेगा, अब तुम ये भी कह सकते हो सर ये तो अजीब बदतमीजी है, क्योंकि हर बार एसाइलेशन जब भी आप करेंगे वहां डीकार्बोनिलेशन तो हो ही सकता है, जहां पर भी CO+ बनेगा CO2 CO निकल जाएगी बाहर, ऐसा हर बार नहीं होगा। ऐसा होने के लिए कम से कम इतना स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए जिसके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन और 3 तरफ से इंडक्टिव लग रहा हो, कम से कम इतना।
बताओ, समझे बात को? सर एक बार टी कार्बोनिलेशन वापस बता दीजिए। एक बार नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, पहले ये अपने हिसाब से मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, 1 मिनट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको ये रिएक्शन दी जाती तो आपको कैसा लगता है ये रिएक्शन? तो ये रिएक्शन बिल्कुल देख के साफ लग रही है कि सर इस तरह की कोई रिएक्शन अगर आप दे रहे हैं तो ये हमें एसाइलेशन रिएक्शन लगती है। ये हमने साफ पढ़ा है कि ये अगर ये रिएक्शन है तो ये क्या बोलोगे, यहां से Cl निकालोगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस आके रिंग पे जोड़ दोगे तो जैसे एसाइल ग्रुप जुड़ता है वैसे जुड़ जाएगा। बात समझ लो कि नहीं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली ये नहीं जुड़ेगा अभी, ये अभी नहीं जुड़ेगा। यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ये CO प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो खुद तो CO के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, अंदर जो प्लस बचेगा वो जाके रिंग से जुड़ेगा। यानी एक्चुअली CO ग्रुप नहीं जुड़ने जा रहा, वो अंदर वाला कार्बन जुड़ने जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस एसाइलेशन जैसा नहीं लगेगा। समझो, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोनिलेशन प्रोसेस। इसे डीकार्बोनिलेशन, कार्बोनिल ग्रुप का निकलना डीकार्बोनिलेशन कहा जाता है। और ये डीकार्बोनिलेशन एसाइलेशन प्रोसेस में सिर्फ तब दिख सकता है जब CO प्लस के बगल वाला कार्बन कम से कम इतना स्टेबल हो। कितना स्टेबल? कम से कम इतना या इससे ज्यादा स्टेबल अगर होगा तब तो CO ग्रुप्स कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल के आएगा। लेकिन अगर ये इससे कम स्टेबल हुआ तब ये रिएक्शन अपना नॉर्मल पाथ फॉलो करेगी। जैसे मान लो अगर कोई पूछे कि इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे आप, जैसे ये ले लेते हैं और यहां ले लिया CH3 CH CH3 ये आ गया COCl और यहां ले लिया LCl3। आप बताइए इसमें क्या डीकार्बोनिलेशन लिखेंगे आप? एसाइलेशन। तरीका है सर, नॉर्मल सवाल है, इसको लेके भगाइए, यहाँ प्लस बनाइए, प्लस को जाके रिंग पे चिपका दीजिए, खत्म करिए। इसमें क्या है कार्बोनिलेशन डीकार्बोनिलेशन? तो ये आ जाएगा CH। सर अगर 3 इथाइल ग्रुप लगे होते तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। कम से कम इतना, वही मैंने अभी बोला, मैं अभी इस बात को फाइनल कर देता हूँ। ये तो स्पेसिफिक केस ही बन गया फिर CH नहीं क्यों? नहीं अभी मैं बनाता हूँ ना, 1 सेकंड रुको। ये आ जाएगा आपका CO और इधर आ जाएगा CH CH3 क्या ये डीकार्बोनिलेशन है या नॉर्मल एसाइलेशन प्रोसेस है? नॉर्मल एसाइलेशन। तो अगर यही सवाल ऐसे आ गया, ये देखना भाई लक्ष्य, अब बताओ समझ में आई बात? यस सर। अब ये वाला तो सर उससे भी अच्छा हो गया, वो जो 9 वाला केस था, कम से कम उससे तो अच्छा ही है। अब तो रेजोनेंस भी आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ सर, अब फिर वही हो गया बात, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस आते ही सर ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये उस वाले से जो आपने बोला है उससे कहीं अच्छा है, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस एक्स्ट्रा। तो अल्टीमेटली ये इस बार डीकार्बोनिलेशन माना जाएगा और इस डीकार्बोनिलेशन का जो फाइनल आंसर निकाला जाएगा वो ये आ जाएगा C से होगा एक PH के साथ एक CH3, एक और CH3 और CO ग्रुप यहां से बाहर निकल आएगा। दिस इज डीकार्बोनिलेशन। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, तो अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना, ये लक्ष्य ये तो समझ रहे होगे ना कि इससे अच्छे कार्बोकेटाइंस होते हैं। यस सर। तो बस जो इससे अच्छा मिले आप उसको, उस केस में आप एसाइलेशन ना दिखाकर कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकाल दीजिएगा, तब आप उसको डीकार्बोनिलेशन का नाम दे दीजिएगा। अदरवाइज ठीक है सर, आप जैसे नॉर्मल रिएक्शंस होती वैसे हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े अब। फिनाइल का प्लस आई होता है ना, फिनाइल माइनस करता है लेकिन रेजोनेंस करेगा ना यार। ये सर यहाँ तो करेगा, तो रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर देगा, तब तो फिर कमाल ही हो जाएगा एकदम। ठीक है ना? तो कभी कभार मतलब ये ऐसे आप इसको कंपैरिजन में समझिए, बट ये कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कभी कभार जो है एसाइलेशन जैसा लग रहा था, लेकिन कभी कभार जो है वो कुछ और बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के निकलने से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आया भाई? यस सर। आदित्य समझ में आया भाई? यस सर। शाबाश। सोनाली यादव समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है। खुशी हाल समझ में आया? सर एक सवाल पूछना था। पूछो। सर हमें मतलब इन शॉर्ट करना ये है कि क्लोरीन को बाहर निकालना है, फिर कार्बोकेटाइन बनाना है, और जो कार्बोकेटाइन है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा अलग अलग इफेक्ट से, फिर हम उसमें कार्बोनिलेशन देखेंगे, अदरवाइज हम एसाइलेशन पे ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको सबसे पहले कार्बन बनाना, Cl को निकालना है, Cl को निकाल के CO प्लस बना देना है ना, यहां तक बन गए। अब उस प्लस को बगल में लाएं या ना लाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालकर, ये डिसाइड करना है बस। तो वो CO प्लस का कार्बन का जो प्लस है वो बगल वाले कार्बन पर तभी आएगा जब बगल वाले कार्बन का प्लस कम से कम इससे ज्यादा स्टेबल या इतना स्टेबल। समझ गए? सर सेकंड आपने क्या बोला?
मतलब जैसे यहां पर ये ऐसे हो गया ना, जैसे RCO+ यहां तक पहुंच गए आप, ठीक। हाँ, अब या तो इसी को जोड़ दोगे, या तो इसी को जोड़ दोगे, तो दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। हाँ सर, वो एसाइलेशन हो लेकिन जाएगा। अगर ऐसा ना होकर ऐसा हो गया तो डीकार्बोनिलेशन, जिसकी वजह से R जाके जुड़ेगा। हाँ सर। तो ऐसा कब होगा वो बता रहे हैं, ऐसा कब होगा जब ये R जो है वो मेरा कम से कम इतना या इससे अच्छा कार्बोकेटायन। ओके सर। हाँ सर थोड़ा एग्जांपल दे दो सर, ये इससे स्टेबल वाले। अरे यार, इससे स्टेबल वाले तो कैसे एग्जाम्पल देवे, 50 एग्जाम्पल होते हैं। तुम्हें कार्बोकेटायन स्टेबल ही नहीं पता है कि अब इससे ज्यादा स्टेबल कौन से कार्बोकेटायन होंगे। सर एग्जांपल दे दो सर, सर यानी कि जो कार्बोकेटायन R वाला बनेगा, हाँ। उसमें शिफ्टिंग भी होगी, मतलब शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी होकर के फिर वो नहीं, कार्बोकेटायन तब नहीं, शिफ्टिंग पॉसिबिलिटी नहीं, उसके CO के निकलने के बाद वो स्टेबल होना चाहिए उस CCS3 होल थ्राइस वाले से। मतलब उसको ओके, आपने सर। कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाला, उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको उसी टाइम दिखाई देनी चाहिए वो कैसी दिखती है, और तब जाके आप जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अभी जैसे एक बच्चा पूछ रहा है, यार कैसे बताएं, कुछ भी लिख लो यार, अपनी तरफ से बना लो कुछ भी। ये CS3 हो गया, ये H हो गया, ये COCl हो गया, ऐसे। ये देखिए कितना खूबसूरत सवाल बन गया ऐसे। अब बताओ क्या लगता है। सबसे पहले तो AlCl3Cl को लेके भागेगा, यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब या तो ऐसे ही चिपका दीजिए या घुमा के चिपका दीजिए। क्या लगता है, घुमाएंगे भाई सर, इसको पक्का घुमाएंगे, क्योंकि जब घुमाएंगे ये सर, हाथ पंखा निकलेगा, बन जाएगा। हाँ वो पंखे वाला बन जाएगा सर, वो पंखे वाला। और पंखे वाला प्लस से उसका क्या कंपैरिजन है सर, वो CS3PS3 से, ये तो अलग ही आदमी है, जाके जोड़ देंगे, समझ रहे हो ना। तो इस बार जो आंसर आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा, यहां आ जाएगा CH3, ये आंसर। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये अलग है। मतलब अब सर ये मैं डांसिंग वाला केस। हाँ वही डांसिंग रेजोनेंस वाला केस। मतलब अब हम इसका तुम्हें क्या पता है, मतलब तुम्हें अपने आप ही समझना पड़ेगा कि भाई ये जो R है आपका, RCOCl जो है हमारा, जब ये AlCl3 से रिएक्शन करेगा तो ये RCO+ बना देगा सबसे पहले। अब या तो ये RCO+ चला जाए आगे, या फिर कुछ ऐसा हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो इसे डीकार्बोनिलेशन कहेंगे। अब सिर्फ हमें ये याद रखना है कि ऐसा कब होगा। तो अब तुम पता नहीं इस कंडीशन को याद क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा सिर्फ तब होगा व्हेन R+ इज ग्रेटर और इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, वो ऐसा होना चाहिए। इतनी सी बात याद करने के लिए कह रहे हैं बस। ओके सर। कार्बोकेटायन कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी तरह के कार्बोकेटायन हो सकते हैं जिसमें ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े अब। हाँ सर। यस सर। चलिए फिर तो अब ये बात खत्म कर देते हैं। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर जो हम फिनॉल कर रहे थे। तो कल लास्ट क्लास में फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड्स की बात कर रहे थे। तो हमने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से फिनॉल बनाना सीखा था। शायद वहीं पर इस तरह का कोई डिस्कशन आया था जिसमें क्यूमीन बनाते वक्त आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन जोड़ा था। और इस बार भी IIT के पेपर में क्यूमीन से मुझे एग्जैक्टली मैं एक सेकंड में सवाल बताता हूँ, मुझे याद आ गया। ये बताओ, ये हटा दें। यस ठीक, तो ये यस सर। इस बार का IIT का सवाल जो एडवांस के पेपर का सवाल है वो बता रहा हूं मैं। HC∼C रेड हॉट कॉपर ट्यूब A बनेगा, बेंजीन बनेगा। बेंजीन बनेगा। इसके 15 मोल लिए गए थे और इस बेंजीन की जो ईल्ड है वो 80%। मुझे नहीं पता बेंजीन, उन्होंने बेंजीन नहीं बोला था यार, उन्होंने A बोला था और A की ईल्ड 80% लिखी। ठीक, सर बनेगा तो वो ना। हाँ बनेगा, बेंजीन ही बनेगा, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है। ये सब हमें सोचना, भाई सवाल पूछा जा रहा है IIT का। ठीक, तो ये A आ गया। फिर A का जो रिएक्शन उन्होंने किया था, सर शायद क्वेश्चन है, देखता हूँ। हाँ एक बार देखना यार जरा आप। ये अच्छा, ये फिनॉल वाला। ठीक, एक सेकंड, बेंजीन बन गया। बेंजीन बनने के बाद ये लिखा गया था CH3 CH2 CH2Cl AlCl3 के साथ बनेगा B। एंड B की परसेंटेज यील्ड में मुझे डाउट है, मतलब सुनो तुम परसेंटेज में मत जाओ, मान लो कुछ लिख देते हैं। सर 50% है। कितना है? 50% है। चलिए 50% लिख देते हैं। फिर ये B जो है ये O2 से रिएक्ट कर रहा है, सब खेलने कूदने के बाद जो है H+ वगैरह एसिडिफिकेशन वगैरह सब करने के बाद, तुम समझ लो क्या चल रहा है। और उसके बाद बनेगा हमारा C, और जो C है वो कितने परसेंट है? 100%।
50% सर। ये भी 50% है, ये भी 50% है। चलिए इसको भी 50% ले लेते हैं, ये 50% है। और साथ में बन गया एसीटोन COCH3। फिर ये जो बना इसकी रिएक्शन कराई जा रही है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हम करेंगे इस बात को, अभी अभी आएगा, क्योंकि वो फिनॉल की रिएक्शन है, तो हमने अभी रिएक्शंस तो पढ़ी नहीं है। तो ये COCl बेस की प्रेजेंस में ऐसे करके D बनाता है, और D की परसेंटेज 100% है। तो आपसे पूछा जा रहा है वेट ऑफ D फॉर्म्ड, ये IIT के एडवांस लेवल का सवाल। ठीक, चलिए हम शुरू कर देते हैं। पहला स्टेप सब लोग समझ पा रहे हैं, इथाइन के 3 मोल मिलकर 1 मोल बेंजीन बनाते हैं, तो 15 मोल मिलकर 5 मोल बेंजीन बननी चाहिए। यस सर। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो आपका इथाइन है, इस इथाइन के 3 मोल जोड़ दिए जाते, ये इथाइन है, इस इथाइन के अगर 3 मोल जोड़ दिए जाते तो आपकी ये बेंजीन बन जाती। तो ये आपका 3 मोल के जोड़ने से ये बेंजीन तैयार। चलिए ठीक है, यानी अगर आप 15 मोल, तो 15 मोल से आप 5 मोल बेंजीन बनेंगे। यस सर। लेकिन आप 80% ही बनते सर, आपकी यील्ड तो 80% है, तो यानी 5 की जगह 4 मोल बनेंगे। क्लियर है? 5 का 80% 4, यानी ये कन्फर्म है, जो ए बना वो बेंजीन बना जो 4 मोल बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि बेंजीन की जो है, ये आदमी क्या चल रहा भाई, ये एल्काइलेशन होगा तो AlCl3Cl को यहां से बाहर फेंकेगा, यहां कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। लेकिन सर एल्काइलेशन में तो आपने बताया था कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकते हैं, तो सर ये वाला प्लस बीच में आ जाएगा और बीच में जाके इसके ऊपर जुड़ जाएगा। बता रहे हो क्यूमीन समझ में आ रही है? क्यूमीन, ये क्यूमीन तैयार। अब सर क्यूमीन जो है 1 मोल से 1 मोल बननी चाहिए, तो फिर 4 मोल से 4 मोल बननी चाहिए। लेकिन सर यील्ड आपकी 50% है, तो इसका मतलब सर 4 मोल नहीं बने, आप 2 मोल बने। बताओ ठीक है, यानी क्यूमीन मेरी 2 मोल बनी। फिर उसके ऊपर आपने O2 डाली, याद है क्यूमीन का हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन। यानी ये क्यूमीन सर हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, खेल कूद करके एसिडिफिकेशन करके आप फिनॉल तैयार करेंगे। यानी फाइनली अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो एक बनता था फिनॉल और साथ में एसीटोन अलग हो जाता था। 1 मोल से 1 मोल, तो 2 मोल से 2 मोल बनने चाहिए, लेकिन आप तो 50% है, यानी फिनॉल सिर्फ 1 मोल बना। क्लियर? यहां तक का काम हम पढ़ चुके थे। इसका जो अगला एक स्टेप है, ये आज ही पढ़ लेंगे शायद। ठीक, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा क्या होने जा रहा है, लेकिन चाहो तो लिख सकते हैं, हम अभी लिख देते हैं। अभी हम एसाइलेशन जब फिनॉल का पढ़ेंगे तो तुम्हें बता भी दिया जाएगा। ये CH3 COCl एक्चुअली ये बनाता है OCOCH3, और इस आदमी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 136 ग्राम होता है। कितने मोल बने इसके? 1 मोल। तो जो अब प्रोडक्ट बनेगा वो भी 1 मोल बनेगा, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है अगर 136 है, तो उसके 1 मोल का वेट 136, तो फाइनली जो D बनेगा उसका वेट कितना आएगा? 136 ग्राम। ये आंसर हो। बताओ, समझे? यस सर। अब कहने को ये मूल कॉन्सेप्ट का सवाल है, क्योंकि यील्ड वील्ड लगा रखी है, लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन भी इन्वॉल्व है। तो अब IIT वाले ने ये देख बड़ा अच्छा काम किया है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस भर के दी हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को भी डाला है, लेकिन सवालों को जो है वो कोशिश करके न्यूमेरिकल ही बनाने की कोशिश की है कुछ सवालों को। तो बड़ा अच्छा सवाल बनाया गया। ऐसे ही एक आयनिक इक्विलिब्रियम का भी सवाल आया था, हम अगली क्लास में उसको भी 2 मिनट के लिए उठाएंगे। तो बहरहाल ये तुम समझने की कोशिश करो, ये अच्छा सवाल है। इसमें सिर्फ एक स्टेप ऐसा है जो शायद तुम्हें ना आता हो, और वो है लास्ट वाला स्टेप, क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं, और उसको हम पढ़ लेंगे तो हम तुम्हें समझ में आ जाएगा कि OH को OCOCH3 से रिप्लेस करना, OH को OCOCH3 में कन्वर्ट करना, उसे फिनॉल का एसाइलेशन, दिस नॉट फिडेलक्राफ्ट, फिडेलक्राफ्ट की बात नहीं कर रहे, फिनॉल का एसाइलेशन कहा जाता है, और वो फिनॉल का एसाइलेशन OH को OCOCH3 में कन्वर्ट कर देता है। और अगर OH ग्रुप OCOCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 136 होता है। 1 मोल OH से 1 मोल OCOCH3 बनेगा, तो इसका 1 मोल का वेट 136 है। सो फाइनली आंसर विल बी 136 ग्राम्स। ये सवाल बनता है इस तरह का। ठीक, तो बहरहाल हम इस बारे में थोड़ी सी जो आगे वाली बात है वो डिस्कस करेंगे। किसका? क्लोरोबेंजीन का एक। क्लोरोबेंजीन का वो डाउस प्रोसेस का भी सवाल आया था कि पहले फिनॉल बना लेंगे और फिनॉल के बाद उसका नाइट्रेशन करके पिक्रिक एसिड बना लेंगे, चारों तरफ NO2 लग जाएगा, और उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, कुछ वेट निकालो, ऐसे करके कुछ सवाल आया था। परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज हाइड्रोजन निकालो, नाइट्रोजन। वो तो किया था, तो वो भी सवाल आया क्लास में ही किया था। हाँ वो किया था, वो अच्छा सवाल था, आसान सवाल। तो अब इसी तरह से हाँ सर इथाइन जो है वो कंबाइन होकर के बेंजीन बनाता है। हाँ, इथाइन के 3 मोल्स जुड़कर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है जब रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब में डालकर। ओके सर। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। अब फिनॉल बनाने के मेथड्स जो थे वो तुम्हारे सामने ये बताए गए थे। अब जरा फिनॉल की कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल।
रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो एज सच देखें तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं फिनॉल को बहुत गौर से देख रहा हूं, तो फिनॉल बेसिकली ये O होगा, ये H होगा। तो फिनॉल की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझ में आ रही होंगी, वो दो रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। एक रिएक्शन तो वो होगी जिसमें फिनॉल का ये एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। बताओ, मानते हो OH के साथ लगा H एसिडिक है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। यस सर। तो एक तो वो रिएक्शंस हो सकती हैं जो फिनॉल पार्टिसिपेट कर रहा होगा जिन रिएक्शंस में जिसमें फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक। और दूसरी मुझे ऐसा लगता है कि सर क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है तो मुझे ये सिस्टम एक्टिवेटेड सिस्टम दिखाई दे रहा है। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है सर फिनॉल जो है मेनली, मतलब कुछ बहुत बदतमीजी कर दी जाए तो अलग बात है, बट फिनॉल मेनली सर दो तरह की रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। एक अपनी एसिडिक हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस के ऊपर इन्वॉल्व है, और दूसरा ये सिस्टम है सर, ये पक्का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस करने के लिए तैयार। क्लियर? यस सर। तो सर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक इलेक्ट्रोफाइल जिसकी जो डिमांड है वो है इलेक्ट्रॉन्स की, और ये सिस्टम एक्टिवेटेड सिस्टम है जिसमें ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर की वजह से बढ़िया है। तो अगर आपने गलती से इसको कोई इलेक्ट्रोफाइल दिखा दिया तो खड़ाक से इसकी ऑर्थो पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। यानी फिनॉल मेनली ये कह रहा है भाई एक तो मेरे पास हाइड्रोजन एसिडिक है, मेरे साथ खेल लेना, और दूसरा सर OH ग्रुप लगा है, बढ़िया रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ऑर्थो पैरा पर जोड़ सकता हूं किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। तो जो मेन लगता है फिनॉल की ओवरऑल दो रिएक्शन, ये जो रीमर टीमन रिएक्शंस है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, गाटरमैन रिएक्शन, ये सब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ही एग्जांपल। यानी मेनली फिनॉल दो ही काम कर रहा है, एक एसिडिक हाइड्रोजन वाला और एक ये हरकत। अब एक एक करके बात करते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन के बारे में एक आधी बात कर लेते हैं कि अगर आप फिनॉल के एसिडिक हाइड्रोजन की एक आधी रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज तो क्लियर, अपने आप सोच के जवाब देना कि अगर मैं फिनॉल को ये समझ में आ रहा है PHOH लिख सकते हैं? Yes, sir. तो ये जो फिनॉल है Yes, sir. हमारा, क्या ये हरकत करेगा? क्या फिनॉल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा? करेगा। Yes, sir. करेगा। जब करेगा, अल्कोहल करता था, समझ बात को, हाइड्रोजन अल्कोहल ने तो जब एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दिया था हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, तो अल्कोहल से तो कहीं कई गुना बेहतर हम हैं ही। बात मानते हो कि नहीं? Yes, sir. हम तो आ रहे अल्कोहल से तो बेटर ही है। तो ऐसे में सर जो अल्कोहल ने सोडियम से रिएक्ट कर दिया तो हम तो करेंगे ही करेंगे, हम PHO- बनाएंगे ही बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को हम बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही सर, ये रिएक्शन बिल्कुल फीजिबल लगती। चलिए ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? क्या फिनॉल के एसिडिक हाइड्रोजन की ये रिएक्शन भी मानी जा सकती है कि फिनॉल एल्कली में डिसॉल्व कर सकते हैं? तो मैंने कहा देखिए फिनॉल एल्कली में डिसॉल्व कर सकते हैं, ये तो हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक चीज बता पाएंगे कि अल्कोहल एल्कली में डिसॉल्व नहीं करते। याद है ये वाली बात? एक्सेप्ट मिथेनॉल। Yes, sir. Yes, sir. अल्कोहल मना कर देंगे सर अल्कोहल, क्योंकि सर अल्कोहल कहेगा भाई अगर मैं मान लो भूल भी गया तो पानी बना दूंगा, और पानी अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक कमजोर एसिड अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड बना ही नहीं सकता। लेकिन फिनॉल कहेगा अरे रुको, पानी हम बना सकते हैं क्योंकि हमारा एसिडिक नेचर पानी से बेटर। बात समझे? यानी ये रिएक्शन फीजिबल है क्योंकि ये PHO- और वाटर बना सकती है। अब इसको तुम वैसे ही देखना चाहो, हम इसको रिवर्सिबल स्टेप मान लेते हैं। रिवर्सिबल तो सारी रिएक्शन होती है, लेकिन एक्चुअली फॉरवर्ड मूव ज्यादा कर रही। रीजन क्या था? अगर मैं उसी तरह से जैसे पिछली बार बात की थी, दिस इज माई एसिड 1 एंड दिस इज माई एसिड 2, ये एसिड 2 का कॉन्जुगेट बेस यानी दिस इज बेस 2, और ये एसिड 1 का कॉन्जुगेट बेस दैट इज बेस 1। अब बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? क्योंकि मैं जानता हूं फिनॉल इज बेटर एसिड देन वाटर, इसलिए फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस होगा इट विल बी वीकर देन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। दैट मींस ये PHO- ये स्ट्रॉन्गर बेस है देन OH-। बताओ समझे बात को? तो अगर ये PHO- स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये क्या करेगा? ये कहेगा मैं तुमसे H लेके इसको रिएक्शन को वापस भगा दूंगा। बताओ समझ रहे हो? और अगर ये इससे स्ट्रॉन्गर बेस हुआ तो फिर ये रिएक्शन को आगे भगा देगा। अब डिसाइड करते हैं, फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है अगर पानी से, तो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस वो पानी के कॉन्जुगेट बेस से वीकर होगा, यानी दिस इज वीकर एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर। और अगर ये वीकर है तो ये क्या कहेगा? यार मैं तुम में से H नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन तुम क्योंकि स्ट्रॉन्गर हो तो तुम मुझ में से H निकाल लेना और रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करा देना। बताओ समझे बात को? क्योंकि फिनॉल इज वीक स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, इसलिए फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस जो फिनॉक्साइड आयन है वो वाटर के कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोक्साइड से वीकर बेस होगा, इसलिए फिनॉक्साइड बेचारा वापस अपना H नहीं ले पाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी। यानी फिनॉल एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट भी करते हैं, साथ ही साथ एल्कली के अंदर डिसॉल्व भी करते हैं। यहां तक ठीक? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन
ये बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करते हैं। ये तीसरी इंफॉर्मेशन, यानी अगर आपने फिनॉल लिया तो ये बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन जिसको आप HCO3 माइनस कहते हैं, इसके अंदर ये डिसॉल्व नहीं करेंगे। क्या अल्कोहल करेगा? सवाल ही नहीं उठता सर, अल्कोहल तो NaOH में डिसॉल्व नहीं करता, तो इसमें क्या डिसॉल्व करेगा? क्या फिनॉल कर पा रहा है? फिनॉल ये काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर फिनॉल ने ये काम किया तो क्या होगा? अगर फिनॉल ने ये काम किया तो ये बनेगा, और ये H2CO3 जो है वो H2O और CO2 में ब्रेक करेगा। यानी अगर ये रिएक्शन प्रोसीड करती है तो फिर ऐसा होगा कि CO2 बाहर एफरवेसेंस के फॉर्म में बाहर दिखाई देगी। लेकिन अब ये रिएक्शन होगी कि नहीं, ये कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। अगर फिनॉल को देखो तो फिनॉल एक एसिड 1 हो गया हमारा, दिस इज एसिड 1, और ये हो गया हमारा एसिड 2। हम तो इसी से आंसर निकाल लेते हैं। एसिड 1 और एसिड 2 में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? एसिड 2 एसिड 2 का नाम ही एसिड है सर, दिस इज कार्बोनिक एसिड सर। इससे अच्छा कौन होगा? इससे अच्छा मतलब इससे तो अच्छा ही होगा। तो ये कार्बोनिक एसिड है, ये कह रहा भाई ऐसा मैं स्ट्रांग हूं, तो अगर ये स्ट्रांग है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ये, तो ये वीकर हो गया। यस सर। अगर ये वीकर हो गया तो ये खींच ही नहीं पाएगा, यानी खींच ही नहीं पाएगा अगर हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड तो क्या ही जाएगी, ये रिएक्शन मेजरली बैकवर्ड मूव करेगी। इसका मतलब फिनॉल के अंदर अच्छी बात क्या है कि फिनॉल, अल्कोहल और एसिड, अगर मैं ये 3 लोग ले लूं, एक अल्कोहल ले लेता हूं, एक फिनॉल ले लेता हूं और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं, इन तीनों को 3 रिएक्शन से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर सोडियम डालोगे तो क्या अल्कोहल रिएक्ट करेगा? करेगा। क्या अल्कली के अंदर अल्कोहल रिएक्ट करेगा? नहीं। क्या अल्कोहल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ? करेगा। क्या फिनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ? वो भी करेगा। क्या कोई एसिड करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड? यस सर। पक्का करेगा सर। एसिड की हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, वो तो पक्का करेगा। यानी क्या सोडियम या किसी एक्टिव मेटल को डालने से आप अल्कोहल, फिनॉल और एसिड्स को आपस में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं? नहीं तीनों हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा किसने की किसने नहीं की। ठीक, अच्छा दूसरी रिएक्शन पे आते हैं। अगर मैं इन्हीं तीनों को अल्कली के अंदर डिसॉल्व करूं तो क्या अल्कोहल डिसॉल्व करेंगे? नहीं सर। क्या फिनॉल करेगा? करेगा सर। और क्या एसिड भी करेगा? सर बिल्कुल करेगा। अगर फिनॉल कर गया तो फिनॉल से अच्छा एसिड तो एसिड होता ही है, वो तो करेगा ही करेगा। अच्छा तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरी रिएक्शन है बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट के साथ क्या अल्कोहल रिएक्ट करेगा? सवाल ही नहीं उठता। क्या फिनॉल रिएक्ट करेगा? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एसिड्स रिएक्ट करते हैं, यानी एसिड्स बाइकार्बोनेट के अंदर डिसॉल्व करते हैं और CO2 बुड़ 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 करके बाहर निकालते हैं। यानी अगर यही फिनॉल की जगह कोई एसिड होता, जैसे मान लीजिए RCOH ले लेते हैं, तो उस केस में ये आदमी बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर सकता था और ये बाइकार्बोनेट आसानी से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकता था और ये बना सकता था RCO माइनस प्लस H2O प्लस CO2। यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। यानी आप बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे जो फिनॉल को एसिड से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। यानी अब अगर कोई पूछे कि ये रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो क्या जवाब दोगे? इस रिएक्शन के होने की एक ही कंडीशन, जो आपने एसिड लिया है या जो आपने रिएक्टेंट लिया है उसका एसिडिक नेचर कार्बोनिक एसिड से स्ट्रांग होना चाहिए। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। यानी इधर वाला आदमी वो मजबूत होना चाहिए इधर वाले आदमी से, और इधर वाला एसिड कौन है? H2CO3। यानी ये जो भी है, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये जो भी है इसका एसिडिक नेचर H2CO3 से अगर बेटर हुआ तब तो ये रिएक्शन होगी, और अगर ये H2CO3 से वीकर हुआ तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और जनरली जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स या सल्फोनिक एसिड्स होते हैं उनका एसिडिक नेचर कार्बोनिक एसिड से बेटर होता है, इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड करती। अगर आप फिनॉल जैसे किसी आदमी से इस तरह की किसी रिएक्शन की उम्मीद करते हैं कि वो बुड़बुड़ बुड़बुड़ CO2 निकाले, तो उसके लिए आपको फिनॉल के एसिडिक नेचर को बहुत बढ़ाना पड़ता है, और फिनॉल के एसिडिक नेचर को बढ़ाने के लिए उसके तमाम पोजीशंस पर नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जिसको आप पिक्रिक एसिड कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये नॉर्मल फिनॉल तो ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपने गलती से पिक्रिक एसिड ले लिया, पिक्रिक एसिड के अंदर कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है लेकिन इसका एसिडिक नेचर इतना अच्छा है कि इसको एसिड की कैटेगरी में रख दिया जाता है, दिस इज पिक्रिक एसिड। ये अगर आप बाइकार्बोनेट के अंदर डालने की कोशिश करें तो ये उछल कर बाइकार्बोनेट के अंदर डिसॉल्व करेगा और बुड़बुड़ करके CO2 गैस को लिबरेट करेगा। समझो बात को। यानी ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि दिस टाइम दिस एसिड इज मच बेटर एसिड देन H2CO3। कुछ समझ पाए बात? यस सर। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या जो बेंजोइक एसिड्स हैं या सल्फोनिक एसिड्स हैं, इनका एसिडिक नेचर जो है वो नॉर्मली H2CO3 से बेटर माना जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर सकती।
अब देखो ये एक इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में भी दी गई, तो ऐसा हमने कोई कमाल की बात नहीं की, लेकिन जेई वाले समझदार होते हैं यार। जेई वाले ना, एडवांस वाले या आईटी वाले जब पेपर बनाते हैं तो इन्हीं सब बातों में थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो है वो पूछ लेते हैं। हालांकि इस बार के पेपर में भी एफरवेसेंस को लेकर सवाल पूछा गया था कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, वो मैच द कॉलम नहीं आता है जैसे, तो उस मैच द कॉलम में एक आदमी था हमारा सिस्टीन, तो उसके अंदर क्या होता है, सीओएच ग्रुप होता है, ठीक, दैट इज एन अमीनो एसिड, तो उसके अंदर एक सीओएच ग्रुप होता है। तो पूछा था क्या ये आदमी ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो उसमें एक ऑप्शन था बाइकार्बोनेट के साथ CO2 उड़ेगी कि नहीं। तो क्योंकि उस कंपाउंड के अंदर सीओएच ग्रुप है तो फिर वो बाइकार्बोनेट से CO2 भी उड़ाएगा, तो इसका एक मैच जो है वो ये भी होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसा करके एक सवाल था कि भाई एक कंपाउंड है वो क्या क्या कर सकता है, तो तुमने कहा सर ये भी कर सकता है, और एक ऑप्शन था क्या ये बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 निकाल सकता है, तो वो भी कर सकता है। तो जेई वाले बड़ा मल्टी करेक्ट को लेकर समझ लो बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल बनाते हैं। तो इस बार भी उन्होंने इस तरह इससे रिलेटेड एक सवाल बोला था, इससे ज्यादा अच्छी बात उन्होंने की हुई है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ये हटा दे भाई। हाँ सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि H2CO3 से कोई अच्छा है बाइकार्बोनेट से या फिर खराब है? अब नहीं, अब देखो ये तो मुश्किल सवाल पूछा है तुमने, क्योंकि तुम सारे एसिड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं याद कर सकते, लेकिन कम से कम एक आइडिया तो लगी गया है हल्का फुल्का की जो कार्बोनिक एसिड्स होते हैं, जो कार्बोनिक एसिड होता है उससे ज्यादा अच्छे हमारे जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या बेंजोइक एसिड है या सल्फोनिक एसिड है जिसमें भी सीओएच ग्रुप लगा है, वो कम से कम उससे तो अच्छे ही। तो एक आइडिया तो लग गया हमें। प्लस अगर कोई इस तरह का आदमी है जैसे फिनॉल वगैरह, तो कम से कम एक चीज क्लियर हो गई कि फिनॉल ये हरकत नहीं करेगा, है ना, ये तो क्लियर हो गया कि फिनॉल ये हरकत नहीं करेगा। तो अगर फिनॉल ये हरकत नहीं कर रहा है तो फिनॉल से जो बेटर एसिड्स होंगे वो ये काम कर पाएंगे, ये तो क्लियर हो गया। और फिनॉल से बेटर एसिड बनाने के लिए आपको फिनॉल के सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ते हैं, और फिनॉल के सब्स्टिट्यूशन अगर -R इफेक्ट से किए जाए तो उनका एसिडिक नेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। समझ पाए? जैसे मान लीजिए, और एक चीज जो बतानी है वो कर लेते हैं फटाफट। जो मान लो तुमसे कहा जाए कि एक अच्छा सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई मेरे पास एक आदमी ये है, ये COH है, इधर मान लीजिए कुछ लगा हुआ है, और एक आदमी ले ली जाए ये है SO3H, इधर भी कुछ लगा दिया जाए, और ये कह रहे हैं कि ये आदमी जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCO3- से, दैट इज बाइकार्बोनेट सोल्यूशन से, एंड दिस इज माय यूनिक कार्बन, हमारा ये 14 वाला कार्बन, ठीक, 14 कार्बन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट को कैसे मेंशन करेंगे। तो पहला आंसर दिया जा रहा है CO2 गैस निकलेगी, और दूसरे वाले में भी CO2 गैस निकलेगी, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है CO2 गैस निकलेगी, और दूसरे वाले में भी CO2 गैस निकलेगी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है CO2 गैस निकलेगी और SO3 गैस निकलेगी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है CO2 गैस निकलेगी और SO3 गैस निकलेगी। ये 4 ऑप्शंस। तो ऑप्शन 2, हाँ, ऑप्शन हमें डिसाइड करना है। तो ये अच्छा सवाल जेई वालों ने बनाया कि ये लोग बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके कौन सी गैस बाहर निकालें। तो अब सवाल बनाने वाले बड़ा चालाक होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जिस बच्चे को थोड़ा सा समझ में आता है वो सीधे सीधे ऑप्शन 1 टिक कर देगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि जो है आप क्या 12 लेके आए हैं कि 14 लेके आए, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट, अभी मैंने रिएक्शन इसलिए लिख के दिखाई तुम्हें कि जो बाइकार्बोनेट है उसका काम सिर्फ क्या था, उसका काम था सिर्फ हाइड्रोजन को लेना। क्या ये बाइकार्बोनेट यहां से H निकाल सकता है? निकाल सकता है। क्या ये बाइकार्बोनेट यहां से भी H को निकाल सकता है? निकाल सकता है। तो जब H को निकाल देगा तो क्या बनेगा? और यही H2CO3 तो CO2 देगा। सर लेकिन ये एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं कर रहा? नहीं, इतना नहीं, अरे ये तो कुछ नहीं है। तो जब जहां आपने COH ग्रुप और SO3H ग्रुप देख दिया तो फिर कार्बनिक एसिड से तो अच्छे हैं ही, सोचना ही नहीं कुछ। ठीक है सर। तो उसमें सोचना ही नहीं, वो तो ऐसे मैंने, उन्होंने शायद CH3 लगाया था इसलिए मैंने लगा दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी ये तो कंफर्म है सर, दिस इज कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, मच मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब हुआ ये लोग H यानी एक्चुअली इनका काम क्या है? इनका काम CO2 देने का नहीं है। CO2 कौन देता है? CO2 कार्बोनिक एसिड से बनती है, और कार्बोनिक एसिड के अंदर अगर 14 होगा तो CO2 में 14 आएगा। तुम्हारे अंदर 14 है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो कि नहीं यार? यस सर। मेरा काम हाइड्रोजन को देना है, ले लीजिए, खत्म करिए। मेरा काम हाइड्रोजन को देना है, ले लीजिए, खत्म करिए। यानी आपने दोनों तरफ से हाइड्रोजन ली, H2CO3 बना दी, और H2CO3 CO2 निकल गई। ना SO3 से मुझे कोई मतलब है, ना तुम निकल रहे, ना तुम निकल रहे, निकल CO2 मुझ में से रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये सवाल और चेंज करके अगर बनाया जाता तो शायद ऐसे पूछ लेता कि भाई ऐसा ये एक आदमी दे रखा है, यहां COH ले लेते हैं,
यहाँ कुछ लगा दिया, और इसी तरह से ये वाला एक आदमी ले लेते हैं, यहाँ कुछ ले लेते हैं SO3H, यहाँ कुछ लगा दिया, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बाइकार्बोनेट के साथ HCO3, लेकिन दिस टाइम दिस कार्बन हैज मार्क्ड कार्बन, दिस इज मार्क्ड कार्बन। अब ठीक है, अब सर मजेदार हो गया। अब क्योंकि सर दोनों लोग H देंगे, ये भी H दे देगा और इधर से भी H निकल जाएगा, तो जो अब जो H2CO3 बनेगा उसमें कार्बन ऑलरेडी मार्क्ड है, तो अब जो CO2 निकल के आएगी उसमें मार्क्ड कार्बन आए। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यानी इस बार दोनों लोग CO2 देंगे और दोनों लोग CO2 के कार्बन के दोनों कार्बन हमारे मार्क्ड कार्बन होंगे। यानी एक्चुअली जो CO2 बाहर निकल के आ रही है वो CO2 मुझ में से निकल के आती, और मैं जो हूं तुमसे बनता हूं, और तुम इनसे सिर्फ H लेके बनते हो, इनसे कार्बन नहीं लेते हो। तुम सिर्फ इन लोगों का काम क्या करते हो, इनसे हाइड्रोजन या तो लेते हो या नहीं लेते हो। अगर ये हाइड्रोजन देने लायक हुए तो तुम्हें हाइड्रोजन दे देंगे, जिसकी वजह से तुम कार्बनिक एसिड बन जाओगे, और कार्बनिक एसिड तुम्हें CO2 प्रोवाइड कर देगी। यानी वो CO2 के अंदर क्या है वो तुम डिसाइड करोगे, ना कि तुम लोग। बताओ समझे बात? यस सर। तो अब इस तरह का, जिस तरह के सवालों के ट्रेंड चल रहा है, वो सवाल पूछ सकता था कि बताइए इस पूरे प्रोसेस में इस आदमी का 1 मोल है और इस आदमी के 2 मोल। आप बता सकते हैं जो टोटल फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उनमें जो 2 गैसेस बनेंगी उन गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट्स क्या होंगे। तो कुछ बच्चे बेवकूफ होंगे जो इन्हीं में से कोई ऑप्शन टिक कर देंगे, 3rd 4th 5th में से तो पता नहीं क्या क्या आंसर लिखेंगे, और जो समझदार होंगे कहेंगे अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो, जो CO2 बनेगी वो तुमसे जो CO2 बनेगी वो 1 मोल बनेगी, यानी वो 44 ग्राम बनेगी, और जो तुमसे CO2 बनेगी वो 2 मोल बनेगी, यानी अगर वो बाइकार्बोनेट एक्सेस में ले रखा है तो तुमसे जो CO2 बनेगी वो 2 मोल बनेगी, तो तुम्हारे CO2 के मोल्स 88 ग्राम होंगे। टोटल मिला के दोनों को जोड़कर 132 ग्राम, जो भी 122 ग्राम जो भी आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। कुछ समझ पाए भाई? यस Yes, उसके लिए लेकिन इस बाइकार्बोनेट को एक्सेस में देना पड़ेगा, वरना फिर वो लिमिटिंग वाली बकवास आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे में से H ले लूंगा, H लेकर के जितनी भी H2CO3 बनेगी वो 2 मोल तुमसे बना लूंगा, और 1 मोल, मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं ये वाली बात? 1 मोल अगर मेरा है तो मैं 1 मोल H2CO3 बनाऊंगा, ठीक है, और अगर 2 मोल मेरे हैं तो मैं 2 मोल H2CO3 बनाऊंगा, यानी कुल मिला के 3 मोल H2CO3 बनेंगे। तो जो CO2 के 3 मोल बनेंगे, ठीक है, तो अगर CO2 के 3 मोल बनते हैं द फाइनल वेट ऑफ द गैसेस मिक्सचर इज दिस। तो इस तरह का कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रखना है कि बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन में जो मार्क्ड कार्बन है वो मार्क्ड कार्बन तुम्हारे पास है या नहीं मुझे से फर्क नहीं पड़ता, वो मार्क्ड कार्बन मेरे पास होना चाहिए, तब मैं कार्बन CO2 के अंदर मार्क्ड में नजर आऊंगा, वरना CO2 का इससे इस कार्बन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, समझ गया सब लोग? सर हाँ सर मतलब सवाल ये पूछना था कि जब H+ मतलब हम HCO3 ले रहा है, हाँ, तो सर H+ की लेने की टेंडेंसी, मतलब H+ की लेने की टेंडेंसी सर कम हो जाएगी ना अवेलेबिलिटी, क्योंकि CH3COH में हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो उसकी वजह से H+ का निकलना आसान नहीं मुश्किल हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक कह रहे हो, लेकिन वो चाहे कुछ भी हो उसका एसिडिक नेचर कार्बोनिक एसिड से अच्छा होगा। ये अभी लक्ष्य ने भी पूछा था, यानी यही कह रहे हैं, तुम ये कह रहे हो कि सर CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है इस H के निकलने की चांसेस को कम करेगा, यही कह रहे हो? हाँ सर, यानी इसके एसिडिक नेचर को घटाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये है तो बेंजोइक एसिड ही ना। तो एनी सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, बात खत्म हो गई। यानी आपको अगर लगता भी है कि सर ये कम हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, आप अभी भी कार्बोनिक एसिड से स्ट्रांग, और अगर आप अभी भी कार्बोनिक एसिड से स्ट्रांग है तो इसका मतलब H तो निकलेगा, CO2 तो बनेगी। समझ गया ना? ओके सर, चलो फिर आज इतना ही करते हैं। सर ये जनरल कर दिया है सब? हाँ बोलो। सर ये जनरल कर दिया है, अगर कोई चूसने वाला ग्रुप होता नहीं, यानी कि मिथॉक्सी जैसा ग्रुप होता, तो फिर क्या निकलना पॉसिबल होता? मिथॉक्सी वाला ग्रुप कहाँ होता? अगर पैरा पे होता तो नहीं सारे कैसी बातें करो, मिथॉक्सी पैरा पे लग गया तो एसिडिक नेचर खराब कर देगा, लेकिन अगर COH लगा, और COH तो निकलेगा, COH लगा है, खत्म बात। COH लगा है तो एसिडिक नेचर अच्छा है, चाहे जो चूसना फेंकना करना करते रहिए, बात समझे? ठीक है सर। हाँ चलिए फिर आज इतना ही करते हैं यार। हाँ सर उसका नेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेम से। अरे यार अब देखो परेशान मत करो यार, अब जो है सो है, अब हम कुछ अब जैसे चलने दो यार, कम से कम पुरानी चीजें भी कुछ कर पा रहे हैं यार। अब तुम टेस्ट की टेंशन दे दोगे ना तो मेरे दिमाग में आएगा खींचो खत्म करो यार। अब थोड़ा सा 1-2 टेस्ट थोड़ा उल्टे सीधे कर,
है ना, क्योंकि हमने जैसे अब ईएएस का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया एक तरह से, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब देखो आईआईटी में 2-2 सवाल 3-3 सवाल उसके ऊपर बना दिए उन्होंने। तो थोड़ा सा करते रहेंगे यार, वरना टेस्ट की टेंशन होगी ना तो फिर खत्म कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं कि खत्म नहीं होगा, खत्म कर देंगे, बट यही है कि अब जैसे आज भी फिनॉल की ज्यादा रिएक्शन नहीं कर पाए क्योंकि पुरानी कुछ बात चल रही थी, कुछ तो हम कर लेंगे, तुम टेंशन मतलब थोड़ा सा मैनेज कर लो। एक 15-20 दिन की कहानी है, सब मतलब रास्ते पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ पुरानी कुछ कमियां हैं, और अभी भी मुझे पता है कि पुरानी कुछ चीजें हैं जो रास्ते में अभी आएंगी, तो मुझे वो टाइम लगाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी मत करवाओ बस, ठीक है ना। तो कर लेते हैं। हाँ सर सही है। चलो चलो ठीक है। लेक्चर का नेम भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेम से आ रहा है, लेक्चर नेम भी। अच्छा वो मैं चेंज कर दूंगा, वो मेरे ही हाथ में होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं चेंज कर दूंगा। वो इसी बार आया होगा ना, मैंने पिछली बार आ जाएगा। मैं चेंज कर दूंगा। हाँ वो चेंज कर दूंगा। वो तुम्हारा जो अपलोड होता है ना उस पे ऐप पे, वो सही होगा, वो सही आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय 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 सर। Yes,